11 Employment Pass and S-Pass holders working in the Infocom technology sector submitted false qualifications to the Manpower Ministry from 2018 to 2020. Their work passes were revoked and they are permanently barred from working in Singapore. For the highest risk, we require employers to submit proof from a third-party screening organisation as part of the work pass application process. I'm a human, but of course if people call you stupid every time, it feels very down. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। तो मित्रों और सहेलियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगापुर एंड क्रिकेट डायरी में। जो आज का एपिसोड है वो है सिंगापुर के वर्क परमिट के ऊपर कि आपको किस कैटेगरी में वर्क परमिट मिल सकते हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं और क्या क्या उसके नुकसान हैं, आना भी चाहिए नहीं भी आना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दुखदायक स्टोरी है। तब सिंगापुर आए को मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया था। तो जिस फ्लैट में हम रह रहे थे उस फ्लैट में एक नया लड़का आता है, वो बंगाल से था, इंडिया से, नाम नहीं बताऊंगा उसका। तो लैंडलॉर्ड और उसका एजेंट आते हैं और हमें इंट्रोड्यूस करके चले जाते हैं। हमें पहले पता था कि वो आएगा, तो वो आता है और हम उसको उसका बेड और उसकी कबर्ड दिखा देते हैं, अलमारी के, जहाँ पे वो सामान रख लेगा अपना। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। बहुत हंसमुख सा लड़का था, और लड़का नहीं, काफी उम्र थी उसकी। और वो जैसे ही अपना बैग खोलने लगता है ना, तो हमारी आंखें और पिछवाड़ा दोनों के दोनों फटे के फटे रह जाते हैं। अब देखो, जब वो बैग खोल रहा है तो हम सोच में पड़े हुए कि ये क्या कर रहा है और ये क्या लेके आया है। वो बैग में से क्या निकालता है? वो निकालता है जो हम सर्दियों में जैकेटें पहनते हैं, मोटी मोटी जैकेटें और बड़े बड़े बूट। तो हमने पूछा, भाई ये सब क्या है? वो बोला कि मेरे एजेंट ने बोला है कि वहाँ पे सिंगापुर में ठंड पड़ेगी तब बर्फ पड़ती है, तो बर्फ हटाने के लिए ये सब जरूरी है। तो इंडिया में सस्ते पड़ेंगे, सिंगापुर में महंगे, तो यहाँ से ले जाओ। अब ये सुन के हमारी तो भाई हंसी फूट गई। हम हंस रहे थे, मगर उसको लगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमने उससे बोला कि भाई यहाँ ठंड नहीं पड़ती है, तो सिंगापुर है। बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे एजेंट ने ये सब बता के भेजा है। तो हमने कहा, देखो यार, ठंड तो दूर की बात, बर्फ दूर की बात, जो बर्फ आपको मिलेगी वो सिर्फ फ्रिज में मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो वो हमारी बात नहीं माना। खैर, इतना सुन के उसको ये तो डर हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तो उसने एजेंट को फोन किया अपने को। एजेंट ने फोन नहीं उठाया उसका। अब जब फोन नहीं उठाया तो अब उसको लगा कि यार कुछ तो है, दाल में काला या दाल ही काली है। तो काफी बार ट्राई किया उसने फोन करने का एजेंट को, मगर एजेंट भाई साहब ने फोन उठाया नहीं। और कुछ देर बाद एजेंट का फोन ही ऑफ आने लगा। और अब उसका जो हंसमुख सा चेहरा था वो अब थोड़ा वो मायूसी सी छा गई यार। यार वो थका हुआ था, सो गया। तो अगले दिन हमने फिर से बात की। छुट्टी थी, सैटरडे था। तो हमने उसको बोला कि यार देखो, मेरे को तो ये लगता है कि तेरे एजेंट ने तेरी अच्छी बैंड बजाई है और तेरे साथ धोखा हुआ है। तो वो हमारी बात नहीं मान रहा था। वो बोला कि जब तक एजेंट से बात नहीं करेगा तब तक किसी की बात पे विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, फाइन। 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, स्कूल क्लासेस शुरू हो गई उसकी भी, और वो जाना शुरू किया। तो टीचरों से बात की, दूसरे स्टूडेंट से बात की, तो उसको पता लगा, हाँ यार, सिंगापुर में नहीं पड़ती कोई बर्फ वगैरह या ठंड की, सिंगापुर की लोकेशन ही ऐसी है। फिर उसको हमारी बातों पे विश्वास हुआ और उसने एजेंट को फोन अब जोरों से शुरू कर दिया कि हर 5 मिनट बाद फोन कर रहा है, मगर एजेंट नहीं उठा रहा भाई। तो ऐसे करते करते महीना निकल गया और वो एजेंट का कोई जवाब नहीं आया उसको। वो बोला कि उसने बहुत कर्जा उठाया है यहाँ आने के लिए, और उसके पीछे बीवी बच्चे हैं। तो वो सोच रहा था कि पार्ट टाइम करेगा और अपनी पढ़ाई और यहाँ इंडिया के खर्चे भी निकालेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जिस स्कूल में उसने एडमिशन ली थी उस स्कूल में अलाउड ही नहीं था कि वो पार्ट टाइम काम करेंगे। क्योंकि कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं सिंगापुर में जो अलाउ करेंगे आपको, वो भी 16 घंटे काम करने का होता है हफ्ते में, ज़्यादा नहीं। तो खैर, उसने किसी तरह 1 महीने बाद हमें बताया कि वो इंडिया वापस जा रहा है। वो बोला कि मैंने जुगाड़ लगा लिया और रिटर्न टिकट कर लिया और मैं वापस जा रहा हूँ। तो हमने पूछा, क्या करोगे? बोला कि मैं जाके एजेंट से रिफंड मांगूंगा, अगर नहीं देगा तो मैं मार दूंगा उसको। भाई ये सुन के तो हमारी, चलो खैर, वो चला गया। और उसके बाद आज तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ट्राई किया, उसका इंडिया का नंबर जो उसने दिया था मिला नहीं। तो उम्मीद है कि जहां भी होगा खुश हो, सही सलामत हो। खैर, ये थी उसकी स्टोरी, और ये बताती है कि एजेंट साले कितने हराम के खोर होते हैं। सारे नहीं होते, मगर 98% केसेस मैंने ये देखा कि साले ये थोड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं, स्पेशली अपने मिडिल क्लास और गरीब फैमिलियों का। तो देखिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। प्लीज अपनी रिसर्च कीजिए। किसी भी कंट्री में जाना है, मैं मना नहीं करता, मगर अपनी रिसर्च कीजिए
और पूरे अपने, जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता कि ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, तब तक घर मत छोड़िए, इंडिया मत छोड़िए। तो चलिए बात करते हैं सिंगापुर के परमिट्स की। तो 7 परमिट है, 3 कैटेगरीज है। अब ये जो सारे वर्क पासेस हैं, जो वर्क वीजाज हैं, ये सब का ध्यान रखने के लिए सिंगापुर ने एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। ये बहुत लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है। इनकी वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशंस उसमें दी हुई हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से मिल जाएगी। पहली जो कैटेगरी है वो आती है स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड में। उसमें जो लोअर कैटेगरी का है वो है वर्क परमिट बोलते हैं उसको। उसमें आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, फैक्ट्रीज वाले, लेबर वाले, आप बोलो प्रोसेसिंग वाले और मरीन में जो काम करते हैं। तो इनकी जो क्राइटेरिया है, आपको स्किल आना चाहिए, जैसे प्लम्बिंग का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, पेंटर का हो गया, और भी बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं जो यहाँ के लोकल नहीं करेंगे, वो अपने फॉरेनर से करवाएंगे। ज्यादातर लोग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, बाकी ये छोटे मोटे देश हैं, ये यहाँ से आते हैं और ये इस पे काम करते हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया है, एक तो स्किल होना चाहिए आपको, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी ट्रेनिंग होती है, बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है। और ये ट्रेनिंग सेंटर एक तो इंडिया में चेन्नई में है और दूसरा कोलकाता में है। कुछ देर पहले न्यूज ये भी आ रही थी कि अब वहां पे बंद करेंगे और सिंगापुर में ही शुरू करेंगे। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो सैलरी वाइज इनका सैलरी जो होता है स्केल बहुत कम होता है, $500-700 के करीब इनको सैलरी मिलती है, और ओवर टाइम करना पड़ता है, तब जाके 1000-1200 बनता है। तो देखिए जो नॉर्मल टाइमिंग है वो तो 8 घंटे की है, मगर अगर आपको ज्यादा कमाना तो ओवर टाइम करना पड़ेगा, और कई कंपनियां तो आपको करवाएंगी ओवर टाइम, तब जाके आपका $1000-1200 बनेगा। $1000-1200 अगर आप अभी इंडिया के रुपए से लगाएंगे तो INR इंडियन रुपीस आपके बनेंगे, 1000 का अगर लगाए सीधा सीधा तो 62,000। तो इनके फिर यहाँ पे खर्चे भी हैं। तो जो इनके खर्चे हैं, आप फोन का बिल लगा लो, आप खाने का लगा लो, या इनका एंटरटेनमेंट का होता है, तो ये सब निकाल के जो मैंने इनसे बात की है वो बोले कि ये सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं, बचा पाते हैं कि जिससे ये जो इन्होंने लोन उठाया उसकी किस्तें भर सकें। खैर ये जो वर्क परमिट के रूल्स है थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये एक ही कंपनी में काम कर सकते, दूसरी कंपनी में, 2 कंपनी में काम नहीं कर सकते, और हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है इनको, और ये लोकल से शादी नहीं कर सकते। अगर इनका कोई प्यार व्यार हो जाता है तो वो अलाउड नहीं है। केस टू केस डिपेंड करता है, बड़े ही रेयर चांसेस होते हैं जहाँ अप्रूवल मिलती है। तो इसके बाद का जो परमिट है ये स्पेशली लेडीज के लिए है। ये है, इसको बोलते हैं हम फॉरेनर डोमेस्टिक वर्कर, FDW। ये होता है जो हेल्पर होते हैं, मेड वगैरह होते हैं, उनके लिए होता है, और मोस्टली लेडीज होती हैं। तो इनकी जो सैलरी होती है ये 400-500 से शुरू होती है, $400-500, और अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब जाके आपको $1000 या $1200 के करीब मिलेगा, वो भी बड़े रेयर केसेस में। और बाय राइट जो ऑफ होता है वो हफ्ते में 1 बार होता है, मगर अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है तो नहीं मिलता। और कई एम्प्लॉयर आपसे काम करवाएंगे संडे के दिन, मगर पैसा देते हैं, सारे नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है आपका, अगर एम्प्लॉयर अच्छा है। और आपको रहने के लिए स्टोर रूम में रहना पड़ सकता है, विंडो नहीं होगी, प्रॉपर रूम नहीं होता, एक छोटा सा बेड होता है, घुट के रहना पड़ता है उसमें। और काम आपको घर का सारा करना पड़ेगा, आपको साफ सफाई, कुकिंग, कपड़े धोने, ग्रोसरी करनी, बच्चों का ध्यान रखना। कई केसेस में तो इतना एक्सट्रीम चला जाता है कि बच्चे के माँ बाप रात को नहीं उठते अगर बच्चा रो रहा है, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो हार्ड है, मगर डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। तो इसके आगे का जो पास है वो है एस पास। अब ये एस पास भी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। इसमें कम से कम आपको 3150 की सैलरी होनी चाहिए महीने में। ये रूल है कि इतना आपको मिलना है मिनिमम। तो ये पास लेने के लिए कंपनी के पास कम से कम 5 सिंगापुर एम्प्लॉय होने चाहिए, तो तब जाके एक फॉरेनर हायर होता है। ये खैर रूल कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अभी अपडेट्स आई नहीं है, मगर फिलहाल के लिए यही है जो इन्फॉर्मेशन है। तो इस पे आपको एक फ़ायदा रहता है कि आप लोकल से शादी कर सकते हैं, सिंगापोरियन से,
और अपने वाइफ को भी बुला सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उनको डिपेंडेंट पास मिल जाता है और वो भी काम कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल। अगर वो प्रूव करेंगे तभी आप काम कर सकते हो। खैर, अगली जो कैटेगरी है वो प्रोफेशनल में आती है, वो है एम्प्लॉयमेंट पास। अब एम्प्लॉयमेंट पास का जो क्राइटेरिया, ये फॉरेनर जो प्रोफेशनल होते हैं, मैनेजर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आते हैं, उनके लिए होता है और उनकी मिनिमम सैलरी $5,000 होनी चाहिए। कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपनी को ये पे करना ही पड़ता है। और उनका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो पास करना पड़ता है। पहले कोटा सिस्टम था, कॉम्पास बोलते हैं अब इसको, मगर अब इन्होंने जो पॉइंट सिस्टम है वो लगा दिया है। कुछ 40 पॉइंट्स आपको लेने पड़ते हैं। उसमें अकेले आपकी स्टडी ही नहीं, आपकी एक्सपीरियंस ही नहीं, कंपनी का भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो स्टडी वाइज आपके पास मास्टर डिग्री और एक्सपीरियंस बहुत होना जरूरी है। कम से 7-8 साल का एक्सपीरियंस बिगिनर के लिए ये पास नहीं होता। और हाँ, इस पे आपको फैमिली जो बेनिफिट मिलेंगे वो होगा कि आप अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं डिपेंडेंट पास पे, और आपकी वाइफ फिर काम भी कर सकती है सब्जेक्ट टू अप्रूवल। और इसका एक फर्क पहले होता था कि वो एक्सपेट्रिएट पैकेज देते थे, तो उसमें घर और बच्चों की फीस भरी जाती थी कंपनी की तरफ से। मगर अब खर्चा कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने ये सब हटा दिया है और कंपनी सिर्फ आपको सैलरी पे करेगी। उसके बाद घर आपको खुद ढूंढना है और उसका रेंट खुद पे करना है, बिजली के बिल और बच्चों की फीस, ये सब आपके सिर पे अब इन्होंने भांडा फोड़ दिया है। खैर, उससे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एंट्री पास। एंट्री पास होता है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं सिंगापुर में, मगर उसके लिए आपको सिंगापोरियन एक पार्टनर चाहिए और फिर आप कॉर्पोरेट सेक्रेटरी हायर करेंगे, फिर जाके उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी खोल सकते हैं। और जब ये कंपनी आपकी खुलेगी तब जाके आपको ये पास मिलेगा। ये थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो बता दीजिएगा, हम अगला इस पे वीडियो बना देंगे अच्छे विस्तार से, वरना इसको इतनी तक ही सीमित रखते हैं। उसके बाद थोड़ा पर्सनलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पास आता है। ये थोड़े हाई अर्निंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर होते हैं, तो उनका क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एम्प्लॉयमेंट पास से, सैलरी भी काफ़ी हाई होती है। आप लगा लो डायरेक्टर या CEO की पोजीशन पे होते हैं ये लोग, टॉप लेवल पे। फिर आता है ओवरसीज नेटवर्क्स एंड एक्सपर्टीज का पास है। वो अपना टैलेंट होते हैं जो बिजनेस में होते हैं, आर्ट्स में है, कल्चर में है, स्पोर्ट्स में है, एकेडमी है और रिसर्च में, इन लोगों का मतलब ये हाई लेवल पे होते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो आती है ट्रेनीज एंड स्टूडेंट की। तो ये अलग है, इसका टॉपिक अलग है, इस पे काफ़ी लंबी चौड़ी बात होगी, तो इसकी अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें फिर स्टूडेंट लाइफ भी कवर होगी, यहाँ के स्कूल, यहाँ के इंस्टीट्यूट, यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे हैं और क्या क्या आपको फ़ायदे हैं, ये अलग से इसकी हम बात करेंगे। खैर, ये था जो मेन जो वर्क पासेस काम करते हैं सिंगापुर में और कैसे ये सब चलता है। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप सिंगापुर आना चाहते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, इस पर भी वीडियो बनेगी, आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए। हाँ, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी प्लान कर रहे हैं सिंगापुर मूव होने का, काम के लिए, सेटल होने के लिए, जो भी उनका ड्रीम है या फ्यूचर प्लान्स हैं, तो उनको ये वीडियो दिखाइए ताकि वो अपनी रिसर्च कर सके प्रॉपरली। एजेंट्स के चक्करों में मत पड़िए, वो बहुत बोलते हैं और होता कुछ और है। मोस्टली केसेस में यही होता है, हालांकि सारे ऐसे नहीं होते। खैर, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगले वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो होगी सिंगापुर की परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में, कैसे मिलती है, क्या उसके पर्क्स हैं, क्या प्रिविलेज हैं, क्या सब्सिडीज आपको मिलेगी और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया क्या है। फिर उसके बाद सिंगापुर सिटीजन कैसे मिलती है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको सिंगापुर अच्छा लगता है, घूमने आना चाहते हैं या फिर यहाँ पे सेटल होने आना चाहते हैं काम की तलाश में या अच्छी ज़िंदगी की तलाश में। तो सी यू सून, लव यू ऑल।